हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय चट्टानों को कवर अप करने के पश्चात आज का यह वीडियो वैश्विक स्तर पर चट्टानों के वर्गीकरण पर आधारित है। बेसिकली वर्चबिल नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह वर्गीकरण किया था, जिसमें इन्होंने चट्टानों का नाम कुछ इस प्रकार से रखा था कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले बनने वाली चट्टान है उन्हें नाम दिया गया था वास्तविक चट्टान या फिर एक्चुअल रॉक, और इनके अवसादों से निर्मित या फिर अवसादों के जमाव से निर्मित जो सेकंड प्रकार की चट्टानें हैं इन्हें नाम दिया गया था अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक, और जो तीसरे प्रकार की अर्थात इनकी काया में परिवर्तन के द्वारा बनने वाली चट्टान दैट इज थर्ड टाइप ऑफ रॉक, कायांतरित, रूपांतरित या फिर इन्हीं को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। याद रखिएगा, यह चट्टानों का वर्गीकरण आपके यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब यूपीएससी सीएससी आपसे क्वेश्चन करता है तो वहां पर उसके पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज हो जाना चाहिए, जब भी आप एक स्मार्ट यूपीएससी एस्पिरेंट कहलाएंगे। अर्थात यदि यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन किया कि भारत में चट्टानों के वर्गीकरण को समझाइए, तो आप चट्टानों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से करेंगे: आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, तृतीय क्रम की चट्टानें। यह वर्गीकरण कहलाता है और विंध्यन भी आती है इसी में। और यदि यूपीएससी आपसे केवल क्वेश्चन करता है कि चट्टानों के वर्गीकरण को समझाइए, दैट मींस अब वो आपसे इस आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहा है जिसके बारे में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, यहां पर यूपीएससी को टफ एग्जाम इसलिए नहीं बोला जाता कि उसमें पूछे गए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं या फिर बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं। इसको टफ एग्जाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल में इसके क्वेश्चन को समझकर अपने आंसर को डायनेमिक बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अर्थात आप किस प्रकार से अपने आंसर को अदर स्टूडेंट से या फिर अदर एक्सपेरेंट से किस प्रकार से भिन्न बनाते हैं, यह मायने रखता है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम भारतीय चट्टानों को समझना प्रारंभ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, वर्चबिल नामक एक साइंटिस्ट ने इन चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला आता है इसमें वास्तविक चट्टान, जिनको कहा जाता है एक्चुअल रॉक। अब ये वास्तविक चट्टान क्या है, तो दैट इज आप सभी जानते हैं कि 4.3 बिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ लाइक अ फायरबॉल, यानी कि यहां पर हमारी पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला थी, और आग के गोले से सबसे पहले जब ये ठंडा होना प्रारंभ हुई तो अर्थात सॉलिडिफिकेशन की इसमें जब प्रोसेस होना प्रारंभ हुई तो जो भाग सबसे पहले ठंडा हुआ वो था छोटा नागपुर पठार का सिंह भूमि प्रदेश। अब यहां पर आवश्यक बात यह है कि यहां ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से जिस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, एक्चुअल में यह रॉक कहलाई हमारी क्या, वास्तविक चट्टान। अर्थात वास्तविक चट्टान के अंतर्गत आप किसे शामिल करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक चट्टान के अंतर्गत एक्चुअल में आग्नेय चट्टान को शामिल किया जाता है, जो कि ज्वालामुखी के लावा या फिर मैग्मा से बनती है। इतनी बात हम सभी को ज्ञात है, परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि क्या आग्नेय चट्टान या फिर क्या ज्वालामुखी का लावा केवल और केवल धरती के ऊपर ठंडा हो सकता है? नहीं। तो इसका आंसर है कि ज्वालामुखी का लावा हो सकता है कि पृथ्वी के भीतर भी ठंडा हो, और यह हो सकता है कि पृथ्वी के बाहर भी शीतलन की क्रिया इसमें हो। अर्थात यहां पर यह आग्नेय चट्टान को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक्चुअल में आप एक बात याद रखें कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ लावा हम लावा बोलते जरूर हैं, परंतु यह लावा जब तक धरा के अंदर विद्यमान रहता है इसे मैग्मा कॉल किया जाता है, और यह मैग्मा जब धरा पर या फिर भूपटल पर प्रकट होता है तो फिर इसे नाम दिया जाता है क्या, दैट इज मैग्मा, दैट इज लावा। अब यहां पर एक आवश्यक बात यह हो जाती है कि यदि मान लीजिए ज्वालामुखी का लावा भूपटल पर ठंडा हो रहा है तो इसके द्वारा जिस आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन होगा एक्चुअल में इसे नाम दिया जाएगा बाह्य आग्नेय चट्टान, अर्थात एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये बनेगी हमारी बाह्य आग्नेय चट्टान, और बाह्य आग्नेय चट्टान का अर्थ यह है कि ये ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनी है। क्लियर? लावा के ठंडे होने से का क्या अर्थ है, तो यहां पर मैंने बताया कि जब ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा भूपटल पर प्रकट होता है तो इसको नाम दिया जाता है लावा। अदरवाइज यदि यह भूपटल पर नहीं है, जब तक यह पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, दैट इज इसे नाम दिया जाएगा मैग्मा। और मैग्मा के अंदर ठंडे होने से एक्चुअल में जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है इसे नाम दिया जाता है आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। इज दैट क्लियर है ना? अर्थात पहली चट्टान होती है यह
वास्तविक चट्टान, और वास्तविक चट्टान के अंतर्गत दो प्रकार की होती है, एक होती है आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की देखने के लिए मिलेगी। पहली बाह्य आग्नेय और सेकंड मिलेगी आपको आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब बेसिकली यदि नाम दिया जाए तो इनको एक सिंपल मैनर में हम नाम देते हैं कि भाई जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है एक्चुअल में इग्नियस रॉक, एक्चुअल में आग्नेय चट्टान इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि जब आग्नेय चट्टान का बाहर निर्माण होता है, भूपटल के बाहर निर्माण होता है, तो इसको नाम दिया जाता है बेसाल्टिक रॉक या फिर बेसाल्ट चट्टान। अब हो कोई सी भी आग्नेय चट्टान, यानी कि ये चाहे बाहर लावा ठंडा हो या फिर मैग्मा अंदर ठंडा हो, परंतु इन दोनों में आप पाएंगे कि यह ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनी है। अर्थात बताइए ज्वालामुखी के लावा का टेम्परेचर कितना अधिक होता है, तो यहां पर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, यह ज्यादा है, और तापमान अधिक होने की कंडीशन में किसी भी प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज और साथ में जीवाश्म और किसी भी प्रकार के तत्व यहां पर क्या अपनी वास्तविक अवस्था में विद्यमान हो सकते हैं? आंसर इज नो। और जब यहां पर सभी प्रकार के तत्व अपनी वास्तविक अवस्था में विद्यमान नहीं हो सकते, तो याद रखिएगा कि इस आग्नेय चट्टान के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअल में यह जीवाश्म रहित चट्टान है। और जीवाश्म रहित चट्टान क्यों है भाई यहां पर? क्योंकि यहां पर जितने भी जीवाश्म रहे होंगे एक्चुअल में यह खत्म हो गए होंगे इस मैग्मा के इतने अधिक तापमान के कारण, या फिर इस लावा के इतने अधिक तापमान के चलते। और जब ये खत्म हो गए, ये समाप्त हो गए, तो आज वर्तमान में आप पाते हैं कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। दैट इज वाई इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म रहित चट्टान की इसे संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए यहां पर आपको किसी भी एरिया में जीवाश्म मिल भी रहे हैं, तो इसका मतलब कि कालांतर में हो सकता है वहां पर आग्नेय चट्टान मौजूद हो, परंतु आज वर्तमान में वहां पर आग्नेय चट्टान की मौजूदगी नहीं है, और यही आग्नेय चट्टान परिवर्तित हो गई होगी किसी और चट्टान में। इज दैट क्लियर? यही परिवर्तित हो गई होगी किसी और चट्टान में। हो सकता है यह अवसादी में परिवर्तित हो गई हो, या फिर हो सकता है कि यह रूपांतरित में परिवर्तित हो गई हो। अर्थात यहां पर तीसरा टर्म आएगा कि ये जो रॉक है एक्चुअल में यह रॉक, पहली बात तो जीवाश्म रहित होती है, दूसरी बात कि इसमें परत नहीं पाई जाती, अर्थात यह परत रहित चट्टान भी होती है। अब देखिएगा कि ज्वालामुखी का लावा यदि लेयर बाय लेयर ठंडा हुआ है, जिस प्रकार से आप दक्कन प्लेट्यू को देखते हैं, तो दक्कन प्लेट्यू को या फिर दक्कन के पठार को देखने पर मालूम चलता है कि इसमें मैंने बताया था कई प्रकार की स्थलाकृतियां आपको मौजूद दिखाई देती हैं, और इन स्थलाकृतियों के आधार पर आप क्या बोलते हैं कि वही दक्कन के पठार पर कई प्रकार की स्थलाकृतियां विद्यमान हैं। जैसे कि यहां पर सीढ़ी नुमा स्थलाकृति देखने के लिए मिलती है ना, ऐसी दक्कन प्लेट्यू पर यहां पर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां विद्यमान आपको दिखाई देती हैं। अब इन स्थलाकृतियों के आधार पर यदि हम बात करते हैं, तो यहां पर एक्चुअल में यह स्थलाकृति मिल ही क्यों रही थी? क्योंकि जब हमारा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था और ये रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था, तो रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के परिणाम स्वरूप यहां पर ज्वालामुखी के लावा का यहां पर परतदार विभाजन हुआ, यानी कि यह विस्तार कुछ इस प्रकार से हुआ था। और जब यह विस्तार हुआ था तो यहां पर ज्वालामुखी के लावा की परतें आपको दिखाई दी थी, है ना, और फिर बाद में इनका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, और अपक्षय अपर्दन के चलते यहां पर आपको सीढ़ी नुमा स्थलाकृति देखने के लिए मिली थी, है ना। अब महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन की, तो यहां पर याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है जहां जहां पर भी आग्नेय चट्टानें मिल रही हैं वहां पर आपको किसी प्रकार की स्थलाकृति देखने के लिए मिले। एक्चुअल में यह वह रॉक है जो कि वर्ल्ड की सबसे कठोर चट्टान मानी जाती है, तो यहां पर इसका अपक्षय और अपर्दन इतना आसान नहीं होता है। दैट मींस यहां पर आप दूसरा टर्म ये लिखेंगे कि भाई जब आप इस चट्टान को देखते हैं तो एक्चुअल में यह कैसी है, तो जीवाश्म रहित के साथ साथ यह परत रहित या फिर परत रहित चट्टान भी है, अर्थात इसमें लेयर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। क्लियर? परत रहित चट्टान है, ये दूसरी बात। और यदि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इस चट्टान के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी यह चट्टान मिलेगी वहां पर परतें नहीं मिल रही हैं, जीवाश्म नहीं मिल रहे हैं, और साथ में जिस भी स्थान में यह मिल रही है वहां पर यह रवेदार चट्टान भी कहलाएगी। अर्थात यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअल में यह रवेदार चट्टानों के अंतर्गत आती है। रवेदार चट्टान मतलब कि इसमें आपको क्रिस्टलीय संरचना
इसमें आपको क्रिस्टल देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्रिस्टल क्या होते हैं भाई? तो यहां पर जब ज्वालामुखी का लावा शीतलन की क्रिया से गुजर रहा था या फिर गुजर रहा होगा, तो यह शीतलन की दर कैसी थी एक्चुअल में उस पर निर्भर करता है कि इसमें जो क्रिस्टल बनेंगे इनका आकार क्या होगा। क्रिस्टल का मतलब जानते हैं ना, जैसे कि हीरा, लाइक हीरा होता है, तो इस हीरे के आकार को आप क्या नाम देते हैं कि ये क्रिस्टलीय आकार है। अब एक्चुअल में समझने का प्रयास करिएगा कि ज्वालामुखी के लावा या फिर मैग्मा के शीतलन की दर जितनी है वह निर्भर करती है कि इस क्रिस्टल का आकार कैसा होगा और साथ में इस क्रिस्टल का साइज कितना बड़ा होगा। जैसे यदि मान लीजिए यहां पर शीतलन की दर कम है, शीतलन की दर यहां पर कम होती है, तो कम होने पर यह जो क्रिस्टल बनेगा एक्चुअल में यह क्रिस्टल बड़ा बनेगा। क्लियर? यह क्रिस्टल बड़ा होगा। और यदि शीतलन की दर बहुत ज्यादा होती है, अर्थात यह बहुत ज्यादा है, तो इसमें जिस क्रिस्टल का निर्माण होगा एक्चुअल में यह कैसा होगा? यह बहुत छोटा बनेगा। तो क्रिस्टल का साइज इसके व्युत्क्रमानुपाती आप बोल सकते हैं कि यदि शीतलन की दर कम है, धीरे धीरे लावा ठंडा हो रहा है, तो यहां पर जिस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, जिस रवे का फॉर्मेशन होगा, एक्चुअल में इसका शेप, इसका आकार बड़ा होगा, इसका शेप कुछ अलग होगा। और यदि इसके शीतलन की दर अधिक है तो इसमें क्रिस्टल का आकार छोटा हो जाएगा। एक्चुअल में आपने कई रॉक्स देखी होंगी कि जिनको पटकने पर वो टूटती हैं, और टूटती हैं तो कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। या फिर ये सब बातें छोड़ें तो आपने कांच को टूटते हुए देखा है कभी? जब आप कांच को तोड़ते हैं, चाहे वो कार का हो या फिर आपके घर में लगा हुआ शीशा हो, एक्चुअल में जब आप इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने पर आप पाएंगे कि यह कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, एक्चुअल में यही कहलाते हैं क्रिस्टल। क्लियर? तो ये जो क्रिस्टल है ये आप इससे समझ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये थी आग्नेय चट्टान, यानी कि आग्नेय चट्टानों के बारे में यदि आप समझने का प्रयास करें तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य आग्नेय और एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय को आप बेसाल्टिक चट्टान का भी नाम दे सकते हैं, और यहां पर इनमें तापमान की अधिकता के चलते इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और परत रहित ये चट्टान है, साथ में रवेदार ये चट्टानें मानी जाती हैं, यानी कि इनमें रवों की मौजूदगी होती है, जस्ट रवेदार चट्टानें मानी जाती हैं, अर्थात इनमें क्रिस्टल की मौजूदगी होती है और इनमें क्रिस्टल का आकार व इनका शेप डिपेंड करता है कि इनमें शीतलन की दर कितनी है। ये एक बात। अब यदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण की हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना है ग्रेनाइट, आपने नाम सुना है ग्रेफाइट, ये जितने भी चट्टानों के आप नाम सुनते हैं, नीस वगैरह, है ना, ये एक्चुअल में आग्नेय चट्टान ही है, अर्थात यहां पर ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से ही इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। पहली बात। अब याद रखिएगा कि यदि ये जो आग्नेय चट्टान है, यदि इसी के ऊपर सूर्य का ताप या फिर नदी का पानी जब इसके संपर्क में आता है तो एक्चुअल में यहां पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है अपर्दन और एक होता है अपक्षयन। तो जब भी अपर्दन और अपक्षयन की क्रिया हो रही होगी तो अपर्दन और अपक्षयन की क्रिया के चलते यहां पर जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको नाम दिया जाएगा एक्चुअल में अवसादी चट्टान। किस प्रकार से? तो यदि किसी भी रॉक के ऊपर से लगातार वर्षा जल प्रवाहित हो रहा है या फिर वहां से पानी प्रवाहित हो रहा है, तो पानी या फिर वर्षा जल के प्रवाह के परिणाम स्वरूप आप पाते हैं कि यह चट्टान को धीरे धीरे काटना शुरू करता है। और यह जो चट्टान को काट रहा है एक्चुअल में इसको क्या कहा जाएगा कि यहां पर यह चट्टान से अवसादों को एकत्रित कर रहा है। और जब इस चट्टान से अवसाद एकत्रित हो रहे हैं तो यहां पर जिस स्थान पर जल का बहाव तेज है वहां से यह इस चट्टान से, यानी कि एक चट्टान है, मान लीजिए यह एक चट्टान है, इसके ऊपर से पानी निकला तो इसने इसको काटना शुरू किया, काटा तो इससे छोटे छोटे कण निकालकर इस पानी ने अपने साथ बहाकर ले गया। अब जिस भी स्थान पर इसका जो वेग है या फिर इसकी जो स्पीड है यह कम होगी, तो स्पीड कम होने पर यह अपने द्वारा लाए हुए इन अवसादों को छोड़ेगा भी। तो ये इसने छोड़ना चालू किया। बेसिकली ये कहलाता है कहां? डेल्टाई एरिया, यानी कि जहां पर भी नदी अपने डेल्टा का निर्माण करती है। पहली बात। सेकंड बात यहां पर यह आती है कि यह क्रिया लगातार चलेगी, यानी कि नदी भी लगातार प्रवाहित हो रही है तो यह प्रोसेस भी लगातार कंटिन्यूअसली चलेगी। और जब कंटिन्यूअसली यह प्रोसेस चलेगी तो याद रखिएगा कि यह दबाव डालेगी सबसे नीचे वाले अवसाद पर। तो यहां पर लाखों वर्षों, हजारों वर्षों तक जब यह क्रिया चलती रहेगी तो इन अवसादों के जमाव से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, अर्थात ये कठोर होने लगेंगे। और कठोर होने से जिस चट्टान का निर्माण होगा उसे क्या नाम दिया जाएगा? दैट इज कॉल्ड अवसादी चट्टान। अब यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं तो जरा समझने का प्रयास करिएगा कि यदि ये इंडिया का मैप है तो यहां पर इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली यह रॉक आपको कहां कहां पर मौजूद देखने के लिए मिलेगी। यानी कि हमको यह तो पता है कि भाई
भारत में धारवाड़, कुरप्पा क्रम की चट्टान और ये सभी चट्टानें कहां पर विद्यमान दिखाई देती हैं। परंतु यदि मैप के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो बताइए ये रॉक्स आपको किस एरिया में मौजूद देखने के लिए मिल सकती हैं। तो यहां पर आप पाएंगे कि भाई इस एरिया में गोदावरी और कृष्णा नदियां अपना डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, तो यहां पर नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों से अवसादी चट्टान बनेगी, पहली बात। सेकेंड बात कि यहां पर सुंदरवन डेल्टा वाले एरिया में ये चट्टानें मौजूद देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ये चट्टानें मौजूद देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि ये वो मेन एरिया है जहां पर ये अवसादी चट्टानें मौजूद देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा भी और भी कई जगह विद्यमान हो सकती हैं भाई। उन स्थानों को यदि हम छोड़ते हैं तो याद रखिएगा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, नदियों के डेल्टा वाले एरिया में तो प्रायोरिटी में ये चट्टानें मौजूद देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि यहां पर यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली आप याद रखें कि इन चट्टानों का निर्माण, यदि मान लीजिए आप ये सभी नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो याद रखिएगा ये सभी नोट्स ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप वहां पर अपने कमेंट मेंशन कर सकते हैं, जिनको मैं डेली रीड करता हूं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है जेन्युइन तो उसका मैं आंसर अवश्य करता हूं। क्लियर? यानी कि आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं भाई, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। हाँ, यदि मान लीजिए मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप वहां पर मुझे मेंशन कर पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है और इसी का डिस्कशन ग्रुप भी वहां पर मौजूद है, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप ये सभी पीडीएफ को वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो के पश्चात मैं वहां पर पीडीएफ अपलोड करता हूं। बीच में कुछ इशू आ गया था जिसके कारण पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई थी, अब सभी वीडियोस की पीडीएफ अपलोड हो गई है, तो आप आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कि यहां पर एक्चुअल में अवसादी चट्टानों में हमने क्या समझा। तो एक्चुअल में अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा जब वास्तविक चट्टान का, अब नॉट ओनली एक्चुअल रॉक यानी कि बस वास्तविक चट्टान ही नहीं, यहां पर यदि अदर कोई चट्टान है तो उसका भी उसमें भी अवसादों का अपक्षय या फिर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा उसमें भी अवसाद का एकत्रीकरण करके अवसादी चट्टान का निर्माण हो सकता है। परंतु सबसे पहले हमने पढ़ी है आग्नेय चट्टान या फिर वास्तविक चट्टान, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली इसको समझना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अपक्षय पहली बात, और यह अपक्षय किससे संबंधित है तो ताप व दाब से, व अपर्दन अर्थात यहां पर नदी जल के द्वारा अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जब किसी अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जब अवसादों के जमाव से किसी रॉक का फॉर्मेशन किया जाता है तो यह क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है अवसादी चट्टान। और यह अवसादी चट्टान की विशेषता क्या होती है तो ये सभी चट्टानों में, यानी कि सभी प्रकार के अवसादी चट्टानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जमाव से अवसादी चट्टान बनती है ना, मैं सभी प्रकार की अवसादी चट्टानों की बात नहीं कर रहा हूं। इनमें से कुछ अवसादी चट्टानों में हो सकता है कि भाई यहां पर आपको देखने के लिए मिले क्या, जीवाश्म, और कुछ अवसादी चट्टानों में हो सकता है कि इनमें जीवाश्म देखने के लिए ना मिले। बट यदि इन इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो यहां पर कई अवसादी चट्टानों में आपको जीवाश्म मिलते भी हैं, जैसे कि धारवाड़ एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसमें अवसाद बेसिकली नहीं इसमें जीवाश्म बेसिकली नहीं मिलते हैं। परंतु यदि आप वर्ल्ड में चले जाएंगे तो वर्ल्ड में जर्मनी वाला जो एरिया है, यहां पर जो अवसादी चट्टान पाई जाती है इसमें जीवाश्म मिलते हैं। क्लियर? ये जीवाश्म सहित चट्टान है और हमारे यहां की जीवाश्म रहित चट्टान है ना। परंतु जैसे गोदावरी कृष्णा नदियों वाले डेल्टाई क्षेत्र में यदि आप जाते हैं, यदि आप सुंदरवन डेल्टा वाले एरिया में जाते हैं, यदि मान लीजिए आप हिमालयन क्षेत्रों में जाते हैं, तो यहां पर जो अवसादी चट्टान मिल रही है एक्चुअल में यह जीवाश्म सहित चट्टान है ना। और इन्हीं के विपरीत यदि आप कर्नाटका वाले एरिया में जाते हैं तो ये जीवाश्म रहित चट्टान है। तो यहां पर कई कंडीशंस में इनमें जीवाश्म मिल भी सकते हैं और कई कंडीशंस में इनमें जीवाश्म नहीं भी मिल सकते हैं। परंतु यदि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि जिस भी एरिया में आपको जीवाश्म ईंधन मिल रहा है ना, जहां पर भी जीवाश्म ईंधन मिल रहा है वहां पर आप आंख बंद कर एक आंसर लगाइएगा कि एक्चुअल में यह कौन सी चट्टान होगी। यह एक्चुअल में होगी अवसादी चट्टान। क्लियर? ये मानी जाएगी अवसादी चट्टान। क्लियर? तो यहां पर अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन की प्रधानता होती है। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे कि आप मान लें भाई यहां पर एक आपने देखा है पेट्रोल, है ना, यानी कि जो पेट्रोलियम हम देखते हैं यह पेट्रोल या फिर कच्चा तेल, है ना, यह क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये सभी जीवाश्म ईंधन एक्चुअल में किस
जीव के जीवाश्म में, तो एक्चुअल में एक वनस्पति थी ग्लोसॉप्टेरस जिसके यह जीवाश्म माने जाते हैं, और इसी ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति के धरातलीय होने के परिणाम स्वरूप जिस ईंधन का निर्माण हुआ उसी को आप क्या नाम दे रहे हैं, जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कोल, यानी कि ये जितने भी आप नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होते हुए मौजूद दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये सभी किसी ना किसी जीव के जीवाश्म में। इवन यदि हम बात करें तो हम जिसको भवन निर्माण सामग्री बोलकर यानी कि मार्बल बोलकर अपने घर में लगा लेते हैं, एक्चुअल में यह भी किसी जीव के जीवाश्म है। इस जीव का नाम है लॉबस्टर। क्लियर? तो इस लॉबस्टर की हड्डियों से बने हुए इस मार्बल को भी आप क्या नाम देते हैं, एक प्रकार की अवसादी चट्टान का नाम देते हैं। कई जगह पर यह रूपांतरित भी है, परंतु याद रखिएगा यह जीवाश्म से निर्मित है। तो यह किसके अंतर्गत आती है? वैश्विक स्तर पर यह आती है एक्चुअल में अवसादी चट्टान के अंतर्गत। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है कि एक्चुअल में यह जो मार्बल है यह किसी जीव की हड्डियां हैं, यानी कि लगातार जमीन दोज होने के परिणाम स्वरूप इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, कारण यह है कि यहां पर इसका काम नहीं है, तो ये यदि मैं रफ कर भी दूं तो कोई डाउट नहीं है। इज दैट क्लियर? यानी कि अवसादी चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी अवसादी चट्टान आपको देखने के लिए मिलेगी, ये शेप के अकॉर्डिंगली मैं इनका घटनाक्रम रखूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जस्ट अ सेकंड ग्रीन ले लेता हूं, सबसे पहले यहां पर देखने के लिए मिलती है गोलाश्म, ये पहली है। अब इस गोलाश्म का आकार बहुत बड़ा होगा, यानी कि अवसादी चट्टानों में इसका आकार सबसे बड़ा माना जाता है। गोलाश्म के बाद यहां पर आती है बजरी, गोलाश्म के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी बजरी, बजरी के बाद मिलती है यहां पर रेत, रेत के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी सिल्ट। अब इनका क्रम कैसा है भाई? तो यहां पर गोलाश्म का आकार सबसे बड़ा होगा, जो बजरी होगी उसका आकार छोटा होगा, फिर रेत का आकार इससे भी छोटा होगा, और जो सिल्ट होती है इसका आकार एक्चुअल में इससे भी छोटा होता है। अब रेत तो सभी ने देखी होगी, बस इसको बड़ा करते जाओ, है ना। अब इसके बाद एक और आती है जिसको कहा जाता है मृत्तिका, ना, एक और आती है जिसको नाम दिया जाता है मृत्तिका, और मृत्तिका के बाद जो लास्ट आपको देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड क्या, इससे नाम दिया जाता है पंक, है ना। ये इतने क्रम है कि भाई ये एक्चुअल में है अवसादी चट्टान, है ना। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी चट्टान से टूटकर या फिर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा ये पृथक किए गए हैं, परंतु इनके गुणधर्म आपको अलग अलग, गुणधर्म नहीं बेसिकली इनका साइज आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। साइज के अकॉर्डिंगली हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है क्या, गोलाश्म, फिर आता है बजरी, फिर आता है रेत, फिर आता है सिल्ट, और फिर आती है हमारी मृत्तिका, और मृत्तिका के बाद आपको बच्चे देखने के लिए मिलेगा क्या, यहां पर मृत्तिका के पश्चात आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज पंख। इतने क्रम आपको याद रखना है, यह है हमारी अवसादी चट्टान। और यदि अवसादी चट्टानों के पश्चात हम बात करें तो याद रखिएगा समयानुसार हर चट्टान में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति में परिवर्तन आपको दिखाई देता है। क्लियर? तो इसी के आधार पर हमने एक और प्रकार की चट्टान खोजी है, और यह चट्टान है एक्चुअल में रूपांतरित चट्टान। इसको रूपांतरित भी नाम दिया जाता है, और कई स्थानों पर यह कायांतरित लिखा हुआ भी देखने के लिए मिलेगा, और कई स्थानों पर इन इंग्लिश इसे कॉल कर लिया जाता है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। तो यदि आपसे मेटामॉर्फिक पूछ लिया जाए, कायांतरित पूछ लिया जाए, या फिर रूपांतरित पूछ लिया जाए, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये सभी आपसे एक्सपेक्टेशन एक ही कर रहे हैं कि भाई आप रूपांतरित चट्टानों को बताएं। अब रूपांतरित का मतलब केवल यह नहीं है कि यह आग्नेय चट्टान से ही रूपांतरित हो, या फिर केवल यह अवसादी चट्टान से ही रूपांतरित हो। भाई यह आग्नेय से भी रूपांतरित हो सकती है, अवसादी से रूपांतरित हो सकती है, और यह रूपांतरित से भी रूपांतरित हो सकती है। यानी कि एक रॉक है, यह है मान लो आग्नेय चट्टान यानी कि इग्निशियस रॉक, और यहां पर आग्नेय चट्टान का यदि मान लो रूपांतरण हो गया है किसी एक्स वाई जेड चट्टान में, एक्स रॉक में, तो जरूरी नहीं है कि इस एक्स रॉक का अब रूपांतरण नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कालांतर में एक और प्रकार की रॉक थी जिसको हम कायांतरित चट्टान का नाम देते थे। अभी भी कई स्थानों पर स्टेट पीसीएस में इसको पढ़ाया जाता है, परंतु यूपीएससी के अकॉर्डिंगली वह इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक और चट्टान होती है जिसको कायांतरित नाम दिया जाता है, अर्थात वह रॉक जो कि पुनः रूपांतरित से पुनः रूपांतरित हो गई है, तो ये कायांतरित के अंतर्गत रखी जाती है। यहां पर जो वाय होगी एक्चुअल में यह कायांतरित के अंतर्गत रखी जाएगी। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहां पर भी तो रूप और गुण में परिवर्तन हुआ, तो क्या यहां पर अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं मानी जाएगी? जी नहीं मानी जाएगी।
ना। कारण यह है कि यहां पर अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है, तो यहां पर यह रूपांतरित के अंतर्गत नहीं आएगी, यह अवसादों से बनी है, यानी कि कचरा जो वेस्टेज निकला, वेस्टेज के जमाव से यह बनी है, तो इसके रूप में परिवर्तन आना, इसके गुण में परिवर्तन आना, ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो यहां पर यह अवसादी चट्टानों को आप रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं रखेंगे, रूपांतरित का पर्टिकुलर एक अलग सब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा, जो थर्ड टाइप की आपको रॉक देखने के लिए मिलेगी, यह आती है हमारी क्या, इसे माना जाता है रूपांतरित चट्टान। अब देखिएगा यहां पर कि एक्चुअल में हम क्या समझने जा रहे हैं। तो जब भी किसी रॉक के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, तो भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन से बनने वाली जो रॉक होती है, एक्चुअल में यह कहलाती है हमारी रूपांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? अब यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य कि भाई आप ये बताइए, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करता है वह इतना ज्यादा कठोर होता जाता है, क्या यह बात सत्य है? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वह उतना ज्यादा कठोर होता जाएगा, अर्थात वह उतना ज्यादा सशक्त होता जाएगा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के लिए। क्लियर? तो यहां पर यह बात इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि एक्चुअल में यहां पर जब प्रकृति ने इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया, अर्थात आपने एक रॉक ली, एक रॉक को बार बार चेंज करना चाहा, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से उसको गुजारा, तो एक्चुअल में यह अपेक्षाकृत अधिक सॉलिड हो जाएगी। याद रखिएगा कि यहां पर जब इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, तो हम ये बोल जरूर रहे हैं कि यहां पर इग्निशियस रॉक यानी कि जो आग्नेय चट्टान है, एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा सॉलिड है, परंतु याद रखिएगा कि अपेक्षाकृत यदि सॉलिडनेस की बात की जाए तो यह अपेक्षाकृत अधिक सॉलिड दिखाई देती है। कौन सी? यह रूपांतरित चट्टान। तो याद रखिएगा यह कठोरतम रॉक मानी जाती है, दैट इज बहुत ज्यादा सॉलिड होती है बच्चे की। क्लियर? तो एक चट्टान होती है हमारी एक चट्टान होती है जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसको नाम दिया जाता है आग्नेय चट्टान या फिर इसे ही नाम दिया जाता है वास्तविक चट्टान। वास्तविक चट्टान के अपक्षय और अपरदन से बनने वाली चट्टान को नाम दिया जाता है अवसादी चट्टान। और यहां पर इनके भौतिक और रासायनिक गुण में जब परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो अवसादी हो या फिर चाहे वह आग्नेय हो, तो उससे द्वारा बनने वाली रॉक को, उसके द्वारा बनने वाली चट्टान को एक्चुअल में नाम दिया जाता है क्या? दैट इज रूपांतरित चट्टान। अब याद रखिएगा कि यहां पर मैं आपको कुछ चट्टानों के नाम दे रहा हूं एज अ होमवर्क। आप मुझे या तो मेरे टेलीग्राम हैंडल पर ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, यहां पर आप मुझे बताएंगे, इंफॉर्म करेंगे कि एक्चुअल में यह कौन सी रॉक्स हैं, और यहां पर मैं कुछ और साथ में यह भी बताएंगे कि एक्चुअल में यह किस एरिया में मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं ये पूरी बातें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कि आप मुझे बताइए सबसे पहले तो आग्नेय चट्टान कहां पर मिलती है इंडिया में, है ना? सोच समझकर आंसर दीजिएगा कि आग्नेय रॉक कहां पर मिलती है, पहली बात। सेकेंडरी मैंने आपसे पूछा गोंडवाना रॉक एक्चुअल में कहां पर मिलती है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और थर्ड आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअल में टर्शरी क्रम की या फिर तृतीय क्रम की चट्टानें कहां पर मिलती हैं और इनमें कौन से प्रकार का खनिज आपको मौजूद दिखाई देता है। अब ये जो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, और यदि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो याद रखिएगा बच्चे कि यहां पर स्टडी IQ IAS ने अपने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर इनके ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि, अर्थात जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जो क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं, बेसिकली 18 जुलाई से सुबह 8 बजे से ये क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। और ये P2I बैचेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और एक्चुअल में ये P2I बैचेस हैं जरूर, परंतु इनका नाम आप याद रखें कि यह प्रतिज्ञा बैच हैं। अर्थात यहां पर स्टडी IQ IAS ने एक प्रतिज्ञा ली है आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई कराने की, अर्थात आपको आगामी 2025 में एक IAS IPS ऑफिसर बनाने की। और यदि आप इस प्रतिज्ञा में खरे उतरते हैं और आप 2025 का यदि प्री क्वालिफाई करते हैं, या फिर जब भी आपका टारगेट है यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं, तो यह जो फीस आप देने वाले हैं इसमें, यह आपको वापस की जाएगी। यानी कि यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी UPSC की जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। और आप यहां पर इस बैच का नाम याद रखें, एडमिशन लें तो आप यहां पर प्रतिज्ञा बैच के साथ एडमिशन लें। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आप मुझसे यहां पर मिलना चाहते हैं और साथ में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से, ज्योग्राफी को मेनली यहां पर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, अपनी तैयारी को बहुत ही सटीक बनाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा मेरा कोड है AKB लाइव। आप इस कोड के साथ
मुझसे जुड़ सकते हैं और यदि आपको कांटेक्ट करना हो तो आप यहां पर ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इन बैचेस से जुड़ेंगे तो एक्चुअल में इनके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा कि इनके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है एक्चुअल में एमआरपी प्रोग्राम, जिनको हम नाम देते हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यहां पर आपको दिखाई देता है एसआईपी प्रोग्राम, एसआईएम प्रोग्राम। यहां पर ये सभी मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, यानी कि आपको केवल इतना करना है कि प्री क्वालिफाई कर लेना है। प्री क्वालिफाई करने के पश्चात यदि आप प्रतिज्ञा बैच के स्टूडेंट बनते हैं तो आपको पूरी तैयारी फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा स्टडी IQ IAS अपने खर्चे पर। मेंस की तैयारी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ स्टडी IQ IAS हिंदी आपको अपने खर्चे पर कराएगा, यानी कि आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इनकी लास्ट डेट आने से पूर्व आप इनसे जुड़ सकते हैं और 18 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ है, यानी कि अपने माइंड में एक पूरी स्ट्रेटजी बना करो। यदि नहीं बनाई है तो वो भी बनाएंगे हमारे मेंटोर्स, यानी कि मेंटोर्स और जो टीचर्स हैं वो स्ट्रेटजी बनाकर आपको देंगे कि सर आपको पढ़ना किस प्रकार से है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा AKB लाइव, और इसके द्वारा आपको मिलेगा यह पूरा कोर्स 27,999 में, जो कि प्री क्वालिफाई करने के साथ ही आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर देकर जाएं और इस पर एंगेजमेंट बढ़ाएं, अर्थात इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।